नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आप लोगों की लाइफ में कुछ वीकनेसेस हैं, नहीं है? कितनों के जीवन में है वीकनेसेस हैं? हाथ खड़े करें। बहुत ज़्यादा कमजोरी है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है? अच्छा, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ में बदल जाए? सही में चाहते हो? अच्छा, कौन कौन सी वीकनेस है पहले तो ये बता दो, फिर बाद में समझ में आएगा मुझे स्ट्रेंथ में कैसे बदले। आपने अपनी वीकनेसेस को कभी पॉइंट आउट किया है? खड़े करके बताओगे? हाँ, आप यहाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी वीकनेस ये है कि मैं हर छोटी चीज़ को बहुत देर तक सोचता हूँ और उस पर उसकी चिंता लेता रहता हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाँ। होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। हाँ महाराज जी। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी वीकनेस है? नहीं, बस एक ही है ये एक ही वीकनेस है, ओवर थिंकिंग। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है वो एक ही है। किस बात को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हो? कोई मुझे कुछ छोटा सा कुछ बोल दे या कोई कुछ मेरे बारे में कुछ बोल दे तो उसके बारे में मेरा पूरा दिन उसमें ही लग जाता है, उसके बारे में सोचने। कोई कमेंट्स कर दे तो उस पर दिन भर सोचते रहते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी वीकनेस क्या है? हाँ, सेम वीकनेस है आप लोगों की? सेम? एक कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या? और भी कोई वीकनेस है? तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। खड़े करके बोलना। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि अगर मैंने कुछ भी प्लान किया है, अगर मैंने सोचा है कि आज मैं इतना इतना पोर्शन कंप्लीट करके रखूँगी और उससे ज़रा भी कम होता है तो वो चीज़ मेरे पे ही हावी हो जाती है कि मेरे को खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है कि भाई मैं तभी नहीं कर सकती हूँ क्या। अच्छा, जो आपने डिसाइड किया है उसे अचीव नहीं कर पाते हो? हाँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इवन। गुस्सा आ जाता है। और भी कोई वीकनेस है किसी की? आलस ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। और पढ़ाई में महाराज जी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब 1 घंटा भी बैठो तो मन इधर उधर चला जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, मन जल्दी जल्दी भटक जाता है। आधा घंटा बैठे कुछ किया फिर से कहीं लग जाता है। कहाँ जाता है मन? मतलब मोबाइल देखो या फिर और कुछ देखो ऐसा। अच्छा अच्छा। और भी है कुछ? चलो, थोड़ा सा विषय को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी की सारी परफेक्टनेस होती है। 100% परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं संसार में। जो 100% परफेक्ट हो जाता है वो संसार में रहने लायक रहता ही नहीं, वो तो भगवान बन जाता है। संसार में है तो कुछ ना कुछ कमियां हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में होती ही है। अब कमियां होना एक प्रकार से नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब उन कमियों को हम कैसे जीतने की कोशिश करें, प्रश्न यहाँ पर ये आता है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में हम कैसे कन्वर्ट करें? जब किसी को पैरालिटिक अटैक आता है, देखा किसी पेशेंट को ऑल ऑफ सडन लकवा जैसा लग जाता है,
और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करता है? हुँ? हुँ? जिस पोर्शन में लकवा लग गया हो, अथवा बॉडी का जो पोर्शन थोड़ा सा वीक हो गया हो, कमजोर हो गया हो, अथवा बॉडी के जिस पोर्शन में पेन हो रहा हो, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, अथवा जो फिजिशियन है क्या सजेस्ट करता है पता है? सबसे पहले वो डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, हम उस पोर्शन की रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करें। जहाँ भी सपोज लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा हो, फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, बॉडी की किसी अन्य पार्ट में कुछ हो गया हो, तो डॉक्टर ये सजेस्ट करता है सबसे पहले उसी एरिया की, उस पोर्शन की एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू करना पड़ेगा। तो जिसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उस हिस्से में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट हमें करना होगा। अब कौन व्यक्ति है ऐसा होता है जो डॉक्टर के कहने पर रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा? एक बात और बता दीजिए आप लोग, बोलो। सपोज आपको कुछ हो जाए और डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कंधे की एक्सरसाइज 50 टाइम्स, 3 एक्सरसाइज वो सजेस्ट करके जाता है, करना ही है, कौन सा व्यक्ति करेगा रेगुलरली? जिससे जल्दी ठीक होना है वही करेगा। जिससे जल्दी ठीक होना हो, जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो, जो उसके प्रति समर्पित होगा, जहाँ डेडिकेशन होगा, जहाँ सिंसियरिटी होगी, जो व्यक्ति अंतर से चाहता होगा कि नहीं मुझे अपने उस बॉडी के पोर्शन को मजबूत बनाना है, और जिसके मन में अंतर की चाहत नहीं होगी, वो क्या करेगा बताना? वो क्या करेगा? वो सुनकर के भी निगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, सही में कुछ चाहते हैं, तो उसकी पहली स्टेप होती है, बताओ कौन सी स्टेप होगी पहले? अंदर की वो चाहत कि नहीं मुझे सही में करना है, अंदर का वो इंटरेस्ट होना चाहिए, अंदर का डेडिकेशन, वो समर्पण का भाव कि नहीं एनी हाउ करना ही है। अब आप लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी कमजोरी बताई ना, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कमजोरी बताई। अब एक बात और बता दो, आप रियली उसे ओवरकम करना चाहते हो कि ऐसे कैजुअली बोल देते हो? रियली चाहते हो? तो रियली आप चाहते हो तो क्या उतना समर्पण है? जहां व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, जहां उसकी रुचि होगी, वहां उसका समर्पण भी आ जाएगा। जो अंदर से चाहता है कि नहीं मुझे अपने भीतर बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, नहीं है तो मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह जाऊंगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जिसके भीतर ये भाव है पहले पैदा होता है, वही अपने जिंदगी को बदलने की शुरुआत करता है। आप में से कितनों का ये भाव पैदा हुआ है? आपने कहा हम 3 दिन कुछ कार्य शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो छूट जाता है ना? टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी का, 3 दिन तक तो अच्छा एंथुजियाज्म रहता है, उत्साह रहता है। 3 दिन के बाद क्या होता है बताना? क्या होता है? वहीं उसी ढर्रे में आ जाते जैसे पहले थे। कितनों के साथ होता है? सबके साथ होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी वो अंदर की चाहत है ही नहीं अभी, और उसके बिना कोई कितना भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी कहें, आपके टीचर्स भी कहें, आपका कलीग भी कहे, आपके पेरेंट्स भी कहें, उससे कोई अंतर आने ही वाला नहीं, क्योंकि आप ही नहीं जागना चाह रहे हो।
आप ही अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हो। शब्दों से कहना कि मैं अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदलना चाहता हूं बड़ा आसान होता है, पर अंदर से वैसा चाहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब उसे कैसे समझे? एक उदाहरण बताते हैं आपको, देखना, रियल घटना है, दक्षिण भारत की घटना है। तमिलनाडु में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, श्रीरंग नाम की गांव की घटना है। वो अपना एक गुरुकुल चलाते थे और उस गुरुकुल में बच्चों को तमिल की और संस्कृत की शिक्षा देते थे। बहुत लगन से संस्कृत सिखाते थे, तमिल सिखाते थे। अब उसी गुरुकुल में एक रसोइया था। वो थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था, अराउंड 50 ईयर्स का था। उसका काम सिर्फ भोजन बनाना, बच्चों के लिए, सबके लिए भोजन बना करके देना। एक दिन वे आचार्य उस रसोइये को बुलाते हैं और बोले, जाओ देख कर के आओ सारे बच्चे अपने अपने रूम में क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। जैसे आप भी हॉस्टल में रहते हैं ना, आपके रेक्टर यदि आपके पास किसी को भेज दें तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर बात थोड़े से पुराने समय की है। तो वो हम आचार्य की बात को सुनकर के रसोइया जाता है देखने के लिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। गुरु ने कहा था पूछ करके आना क्या पढ़ रहे हैं। अब जो रसोइया था वो पढ़ा लिखा था नहीं, संस्कृत तो छोड़ दो से, अपनी तमिल भाषा भी नहीं आती थी, गांव की भाषा बोलना आती थी। और सारे बच्चे जानते थे कि हमारा रसोइया तो अनपढ़ जैसा है। अब वो रसोइया उन बच्चों के पास पहुंचता है और पूछता है कि आप लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हो। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है, ये पूछने आ गया, भाई इसे क्या काम है। यदि हमारे गुरु आते तो बात अलग रहती, इसे खुद नहीं समझता। हाँ, लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान उसे खुद नहीं है। तो एक बच्चा तो थोड़ा सा शरारती था, होते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे हैं, रात के 2 बजे तक क्रिकेट ही खेलते रहते कुछ हॉस्टल में 3 बजे तक बातों में लगे रहते, गपशप में लगे रहते हैं, है ना? आपकी हॉस्टल में भी है ना ऐसे? क्योंकि हमें आवाज़ आती रहती है हाँ, क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बकते आते रहते हैं, किससे क्या। तो आप जैसा ही एक था उनमें, तो उसने बोला कि हम लोग मूसल किसलिए हम पढ़ रहे हैं तमिल में उसने बोला मूसल किसलेम। मूसल का अर्थ होता है, आप जानते हैं ना, जैसे बांटते हैं कुछ, और किसलेम का अर्थ होता है चोट मारने वाला। अर्थात हम मूसल से चोट मारने वाला विषय पढ़ रहे हैं। उसने मजाक कॉमेडी में बोल दिया। अब बेचारा रसोइया थोड़ा अनपढ़ था, उसे समझ में नहीं आया। उसने सोचा कोई कठिन विषय पढ़ रहे हैं क्या सोचा, कोई बहुत बड़ा कठिन विषय पढ़ रहे हैं। तो एक शरारती बच्चे ने बोल दिया मूसल किसलेम। वो आकर के अपने गुरु महाराज को कहता है बच्चे मूसल किसलेम विषय को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जैसे गुरु महाराज सुनते वो हंसने लगते। अब वो रसोइया पूछता है आप हंस क्यों रहे? बोले तुम्हें पता है इसका अर्थ क्या है? तो बोला नहीं मुझे पता नहीं। बोला इसका अर्थ होता है मूसल से मारने वाला। अब ये भी कोई विषय होता है? अब जब उनके गुरु हंस रहे थे वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर झेप गया। गुरु कहते हैं तुम इतना भी नहीं जानते, वे बच्चे तुम्हारी मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। वे जानते थे कि तुम अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे। बस जैसे ही वो रसोइया ये बात सुनता है वो अंदर ही अंदर एकदम उस बात को गहरी बैठा लेता है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, बच्चे मेरी ही मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए कि मैं उस विषय को, उस भाषा को नहीं पकड़ पाता हूँ। तो ये चोट उसके मन में गहरी कर गई और उस उम्र में 50 वर्ष की उम्र में उसने ठाना कि
अब तो मैं पढ़कर ही रहूंगा। अब ध्यान से सुनना, जो सही में ABCD भी नहीं जानता था, अभी कुछ भी नहीं आता था, उसने 50 की उम्र में क्या ठाना, अब मैं उस तमिल भाषा का अच्छे से ज्ञान करूंगा और संस्कृत भाषा का भी अच्छे से ज्ञान करूंगा। आप लोग कितनी उम्र के हो, कितनी एज वाले हो? 20 की एज वाले हो। और वो जो 50 इयर्स में चल रहा था, 50s में था, जिसका परिवार भी था, अब उस उम्र में उसे चोट लगी कि नहीं मैं तो पढ़कर ही रहूँगा। और 3 वर्ष तक वो उन्हीं गुरु से प्रतिदिन पढ़ने लगा। जिसे कोई भाषा नहीं आती थी, उसने संस्कृत का भी ज्ञान किया और तमिल भाषा, साहित्यिक भाषा का ज्ञान किया। और 3 वर्ष के पश्चात उसने अपने जीवन का पहला ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम ही उसने मुसल के सलेम रख दिया। इतना ही नहीं, फिर उसने संस्कृत में भगवत गीता लिखी। 12,000 छंद प्रमाण, संस्कृत के श्लोक प्रमाण उसने एक ग्रंथ रचा। कितनी उम्र में उसको हर्ट हुआ था, उसके हृदय को चोट पहुंची थी कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो कुछ करके दिखाना है। जब व्यक्ति के हृदय को चोट पहुंचती है, अंदर से टीस पहुंचती है, तो वो ठान लेता है कि अब मैं करके ही रहूंगा, बदल के ही रहूंगा। और जब तक अंदर से टीस नहीं पहुंचती है तो वो आप जैसे ही रहते सब, यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं। ऐसी है ना, बिल्कुल ऐसी। जो ये कहता है कि मुझे आलस आ जाता है, क्या करूं, पढ़ने बैठता हूं, 10 मिनट पढ़ता हूं, 15 मिनट पढ़ता हूं, फिर मन भटक जाता है। जो ये कहता है मुझे विषय समझ में नहीं आता। अब एक व्यक्ति जिसने 50 की उम्र तक कुछ नहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? वो तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही कमजोर। उसने 50 की उम्र तक अपने दिमाग का कोई उपयोग ही नहीं किया था। अब ऐसी स्थिति में उसने ठाना, और ठाना ही नहीं, करके दिखा दिया। और वो कार्य करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाए। तो कैसे संभव होता है? तो जीवन में यदि हम अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलना चाहते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है पता है? अंदर की वो संकल्प की शक्ति से, वो ठानने की शक्ति से। अंदर की वो जो चोट लगती है, अंदर से वो सोच लेता है, तो ही उसके भीतर वो डेडिकेशन निकल करके आता है। और जब तक वो अंदर से सोचेगा नहीं, कोई उसे कितना भी क्यों ना कहता रहे, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप बताइए, आपको अंदर से चोट लगती है अपने आप को बदलने की? नहीं लगती, बहुत सुपरफिशियल है आपका। जितने भी सुनते हैं ना, बहुत ऊपर ऊपर सतह में रहने वाली सारी बातें हैं। जीवन सुपरफिशियल तरीके से रहने से कभी नहीं बदलता। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही वो जिंदगी भर पढ़ाई भी करते रहे, मेहनत भी करते रहे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। कोई परिवर्तन उसमें आना ही वाला नहीं है। वो खूब भी मेहनत क्यों ना कर ले। आप में से कुछ बच्चे हैं 8-8 घंटे भी पढ़ते होंगे, देते होंगे, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम अंदर से उसे नहीं चाह रहे हैं। तो अंदर का जब तक वो जुनून पैदा नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अब आप बताना, अंदर से कितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं? है अंदर से वो जुनून कि नहीं मैं अपनी कमजोरी को बदल करके रहूंगा? जब वो जुनून पैदा हो जाता है ना, वो जुनून से सोने नहीं देता, उसे शांत बैठने नहीं देता, उसे टाइम वेस्ट करने देता नहीं।
उसे दिन रात वही वही नजर आता है। अच्छा एक बताना, कितनों को अफेयर हुआ है अपनी लाइफ में? किसी से अफेयर हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ? जिसको अफेयर हो जाता है उसे क्या दिखता है दिन रात? कौन नजर आता है? चलो आपकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। जब कोई किसी को चाहने लगता है तो क्या होता है उसके साथ? उसे हमेशा सोते जागते वही वही नजर आता है ना? खा रहा है, पी रहा है, वो घंटों बतिया रहा है, फ़ोन पे लगा है, मोबाइल में लगा है, उसी की बातें करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे एक जुनून पैदा हो गया उस व्यक्ति के प्रति। उसके अलावा उसे कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। होता है ना? होता है कि नहीं होता? वो जुनून किसी का भी हो सकता है। एक नशे का हो सकता है, गुटखे का हो सकता है, कॉफ़ी का हो सकता है, बियर का हो सकता है, दारू का हो सकता है, आईपीएल देखने का हो सकता है। हो सकता है कि नहीं होता? देखते ना, वो हर मैच देखेंगे, फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल तक देखेंगे। देखते हैं कि कुछ लोग होंगे, बच्चे होंगे कुछ ऐसे। तो जिसका जुनून पैदा हो जाता है क्रिकेट खेलने का अथवा क्रिकेट देखने का, मूवी देखने का, वीडियोस देखने का, वेब सीरीज देखने का, तो वो सारे कार्य छोड़ देता है, सिर्फ उसी में लग जाता है। तो यदि जिंदगी में कुछ करना है तो जब तक अंदर से वो जुनून पैदा नहीं होगा, हम कुछ नहीं बदल सकते अपने आप को। तो जो व्यक्ति अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करना चाहता अपने स्ट्रेंथ में, उसकी पहली सीढ़ी होती है उस डेडिकेशन से, उस समर्पण के भाव से, उस जुनून के भाव से। जैसे उस रसोइये को पैदा हो गया था वो भाव, और उसे 50 की उम्र में जाकर के पैदा हुआ था। 50 की उम्र में उसे चोट लगी थी जब बच्चों ने उसकी हंसी उड़ाई थी। अभी आप लोगों को अंदर से वो चोट लगी ही नहीं, किसी को लगी नहीं अंदर से वो चोट। वो भीड़ में, कोई ग्रुप में कोई आपकी इंसल्ट कर दे, तुम्हें इतना भी नहीं आता? बेवकूफ़ कहेंगे, इतने बड़े हो गए हो, माँ बाप ने क्या सोच करके बेचा है और क्या कर रहे हो? कोई कह दे बड़ा व्यक्ति तो ही चोट लगेगी, है ना? बाकी ग्रुप में तो लगती नहीं है। नहीं लगती? लगती चोट? किसी को ही फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं उठता, बोले ये भी ऐसी है, ये भी ऐसा है, हम सब एक जैसे हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति जो एवरेज स्तर में रहते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन करके रहते हैं। पिरामिड देखा आपने? पिरामिड का जो बेस होता है और पिरामिड का जो टॉप होता है, क्या डिफरेंस होता है? पिरामिड के जो बेस एरिया होता है वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ स्पेस कितना होता है? कितना स्पेस होता है? एक पॉइंट ही होता है। तो दुनिया में जो लोग हैं उस पिरामिड की भांति रहते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं एरिया कम हो जाता है, और जैसे जैसे बेस में रहते हैं वहाँ एरिया रहने का बहुत ज़्यादा होता है। भीड़ हमेशा बेस में रहती है। टॉप मैनेजमेंट में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। जो टॉप मैनेजमेंट में पहुंच रहा है कहीं पर भी, समझना पिरामिड के टॉप में पहुंच गया है। अभी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? एकदम बॉटम लेवल में, मिड लेवल में, अपर मिडिल लेवल में, लोअर मिडिल लेवल में, कि टॉप लेवल में? कहाँ हो? बताओ आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हो? बताओ तो सही। मिड लेवल में हो, लोअर मिडल में, कि एकदम लोअर लेवल में? कौन से लेवल में? 99% लोग दुनिया में सिर्फ लोअर लेवल में रहते हैं।
वो भीड़ का हिस्सा बन करके रहते हैं। उस लोअर लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे उस स्लोप एरिया होता है, पिरामिड कैसा होता है, चारों फेसेस जो होते हैं इसकी स्लोपी होती है। यदि आपको बॉटम से टॉप में पहुंचना है तो स्लोप में चल करके चलना पड़ता है, ऊपर उठना पड़ता है, और स्लोप में फिसलन बहुत होती है। थोड़ा जो व्यक्ति एकदम अलर्ट रहता है, ध्यान रखता है, वो ही व्यक्ति ऊपर पहुंच सकता है। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ रहने का? हर व्यक्ति कहेगा कि नहीं मुझे टॉप में पहुंचना। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं मुझे अपनी कमजोरी को बदलना है, स्ट्रेंथ में बदलना है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी मैंने भी कहा सब ऊपर ऊपर से कहा। क्या नाम है आपका? खड़े होकर माइक दो। क्या नाम? जन्म। जैनम। जन्म जन्म। जन्म। अर्णव का है? सरनेम? शाह। जन्म शाह। तो आपने जो कहा अंदर से कहा? जी महाराज जी। हाँ? हाँ। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मन इधर उधर की ही सोचने लगता है। आप इसे अंदर से छोड़ना चाहते हैं? हाँ महाराज जी। तो चोट लग रही है? लगती। जब एक 50 वर्ष का व्यक्ति अपने आप को पूरा बदल सकता है, उस उम्र में जाकर के बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? यदि हम अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहते तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता होती है। क्या सेक्रीफाइस? अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता होती है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। सही जीवन की शुरुआत कंफर्ट जोन के समाप्त होने से होती है। तो कंफर्ट जोन में ही रहते हो ना हमेशा? जी महाराज। बस। और दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। आप अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ सकते हो, तो वो भी नहीं छोड़ पाओगे आप। यदि हम जो पाना चाहते हैं, अंदर से पाना चाहते हैं, अंदर का वो इंटरेस्ट है, अंदर का वो समर्पण है, तो जो समर्पित व्यक्ति होगा, जो ठानने वाला व्यक्ति होगा, उसके बाद जो दूसरा कदम उठाएगा, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। कंफर्ट जोन का अर्थ क्या? जो आपका मन कहता है आप उसके अनुसार सारे कार्य करते हो। आपका जो डेली रूटीन है, पढ़ने का, सोने का, मोबाइल देखने का, टाइम वेस्ट करने का, जिसमें मन बहुत ललचा जाता है, आनंद मनाता है, तो आपका सब कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कितने लोग तैयार हैं बताओ? महाराज जी वो तो हम पॉसिबल नहीं है, जो हम कर रहे हैं, जितना हम सो रहे हैं, जितना मोबाइल देख रहे हैं, जितने हम इधर उधर की गपशप कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे। अब ये सब करते हुए हम पिरामिड के टॉप में पहुंचना चाहते हैं, तो इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं होगा। तो दूसरी सीढ़ी होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कठिनाई को झेलने वाला होगा, प्रतिकूलता को वो एक्सेप्ट करने वाला होगा। मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे वही करना है हिम्मत। उसके लिए सेक्रीफाइस की आवश्यकता होती है, बलिदान की आवश्यकता होती है। किसका बलिदान करना? किसी और दूसरे का बलिदान नहीं करना है, अपनी मन की उन इच्छाओं का बलिदान करना है जो मन बार बार कहता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल और कर लेता हूँ मोबाइल, थोड़ी सी रील और स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ी सी वीडियोस और देख लेता हूँ, है ना? सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में आपका कहाँ टाइम जाता है? बताओ बताओ बताओ, सही बता। गेम्स खेल। गेम्स में। अच्छा, तो गेम्स खेल खेल करके आपकी ओवर थिंकिंग दूर हो रही है? थोड़ा बता ना। नहीं। ओवर थिंकिंग दूर हो रही है? नहीं महाराज। तो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, अधिक टाइम जिसमें दे रहा है,
इसका सीधा सा अर्थ है उससे वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है। हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे ही समय ज़्यादा देते हैं, सीधी सी बात है। जो हमारा मन चाह रहा है उसे ही हम ज़्यादा समय देते हैं। हम उसके लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं, इसका मतलब है हम मन से वो कार्य करना ही नहीं चाहते, अपनी कमजोरी को दूर ही नहीं करना चाहते। तो जो समर्पित व्यक्ति होता है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, वो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ेगा, प्रतिकूलता को उसे अपनाना पड़ेगा, कठिनाई को उसे झेलना पड़ेगा। कठिनाई से मतलब ये नहीं कि आपको धूप में खड़े करके मैं पढ़ाई करना है, गर्मी सहन करना है, वो वाली कठिनाई नहीं। आपका मन जो कहता है बार बार करना है, उसे आपको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा, उसमें ब्रेक लगाना होगा, तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। फिर आप कितना भी कहो। आप में से कई बच्चों ने कहा हमें प्लेसमेंट का डर लगता है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं। आप उस मंजिल के बारे में सोचते हो लेकिन रास्ते के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्राय व्यक्ति हमेशा अपने उस गोल को ही लेकर के चिंता करते रहता है। कुछ बच्चों ने कहा वही बात घूमती है, उसके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। किस रास्ते पे चल करके हम उसे अचीव करेंगे, सब कुछ उससे होता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो दूसरी सीढ़ी कौन सी है? दूसरी स्टेप कौन सी है? आपको नोट डाउन करना है, आप कौन से कंफर्ट जोन में रह रहे हो। पहले तो अधिक समय आप किस में दे रहे हो, आपका मन क्या कह रहा है, उससे बाहर निकलो। पहले तो निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते? अब वो तो होगा नहीं तो फिर ये भी नहीं हो सकता, फिर आप सिर्फ बहाने बना रहे हो। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तभी उसके भीतर कंसिस्टेंसी आती है। तीसरी सीढ़ी कंसिस्टेंसी। जो ओवरकम करना चाहते हैं, अच्छे टॉपिक को हम समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लर्निंग तो रहेगी, हम उसको बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और लर्निंग के साथ साथ उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन भी करेंगे। तो इन सब की शुरुआत उस विचार से ही होगी, उस जज्बे से पैदा होगी, जुनून से पैदा होगी। अब 50 वर्ष की उम्र में उसे जुनून पैदा हो गया तो उसने पूरी अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दिया, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया उसने। उस रसोई ने, उसने ये केयर नहीं किया कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। कई बच्चों ने हंसी भी उड़ाई, जो आज तक नहीं पढ़ पाया 50 साल में पढ़ने जा रहा है, क्या कर पाएगा। कई हंसी उड़ाने वाले मिलेंगे, उसकी केयर नहीं किया, दुनिया क्या कह रही मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे हमें बदलना होगा। बदलने को तैयार हो? कितने लोग हैं इसमें से बदलने को तैयार है? तो फिर आज से संकल्प हो जाएगा। क्यों शेष बताओ, हो जाएगा बच्चों का? तो चाह तो ही भीतर से कहाँ पैदा हो रही है? वो चाह भीतर से होना चाहिए। अब अंदर की चाह, जिसके भीतर अंदर की चाहत पैदा हो जाएगी कि नहीं मुझे बदलना है, तो फिर वो एक पॉइंट बनाएगा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है, उसको ऑब्जर्व करेगा, मैं उसके लिए कितना समय दूंगा उसकी प्लानिंग करेगा। आपने तो अभी तक सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, कि माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कि मेरी कमजोरी है। माना आपने कि आपकी कमजोरी, जो भी XYZ कमजोरी है, अभी हम कमजोरी की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी कमजोरी है। आपने कभी देखने की भी कोशिश की है, रियलाइज करने की भी कोशिश की कि हमारी वीकनेस है? वो तो आपकी आदत में आ चुका है। और जब कोई भी एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन में समाहित हो जाती है, आदत में आ जाती है, तो समझना वो सबकॉन्शियस माइंड में गहरी बैठ गई है। अब हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते, हम उसे जीत नहीं पाएंगे।
तो पहचानना सीखो, शांति से बैठ करके समझना सीखो कि मेरा सबसे ज़्यादा समय कहाँ जा रहा है। कभी शांति से बैठ करके सोचा है? नहीं सोचा ना, फिर कैसे पॉसिबल होगा? ये सारी स्टेप्स को देखते चले जाना, जो अंदर से जज्बे को पैदा करने वाला होगा। ऑफ कोर्स वो पहले अंदर से ये भी सोचेगा, समझेगा कि मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। आप में से कितने बच्चों ने सोचा है कि हमारा अधिकतर टाइम कहाँ जाता है? सोचा ही नहीं होगा अभी तक। अपने आप को पढ़ा ही नहीं होगा, अपना आकलन ही नहीं किया होगा, अपना एनालिसिस ही नहीं किया होगा। किया? तो पहले आज शांति से जाकर के सोचना, अपनी लाइफ स्टाइल को देखने की कोशिश करना कि मेरा टाइम किस में जा रहा है, सही जगह जा रहा है, किधर उधर जा रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइफ को यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा हूँ कि उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहा हूँ। पहले वो अपना आकलन करेगा, अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को पढ़ना सीखो, अपने आप को समझना सीखो, अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल को पढ़ना सीखो। हम क्या कर रहे हैं दिन भर में, किसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? बताओ, कितने बच्चों ने किया अपने जीवन में ऐसा? किया? कितनी गर्ल्स ने किया कभी ऐसा? शांति से बैठ करके लिखा? 24 आवर्स का साइकिल होता है दिन भर का, उसमें कितना टाइम किस में जाता है? अब महाराज जी फुर्सत ही नहीं है। अब ये ही एनालिसिस नहीं होगा तो व्यक्ति ये पकड़ ही नहीं पाएगा कि मेरी कमजोरी है। जब पकड़ ही नहीं पाएगा तो उससे ऊपर उठने की बात ही नहीं आएगी। ऊपर उठने की बात आएगी तो फिर वो जज्बे की बात आएगी, वो जुनून की बात आएगी। वो जुनून की बात आएगी तो फिर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करेगा। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करेगा तो वो उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए लर्न करने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। यदि स्वयं कैपेबल नहीं है तो किसी मेंटर से, किसी एक्सपीरियंस होल्डर से वो गाइडेंस लेगा, है ना? पूछेगा वो कि मेरी कमजोरी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, शर्माएगा नहीं। इस हेजिटेशन से बाहर निकलना होगा। कौन सा हेजिटेशन? कि बड़े लोग क्या सोचेंगे, ऊपर उठना होगा। ऊपर उठो, उससे पूछ लो, शर्माना नहीं। ये नहीं कहना कि क्या समझेंगे लोग। हमारी बात समझ में आ रही? स्टेप से समझ में आ रही कैसे क्या क्या करना है अपने जीवन में? नहीं समझ में आ रही तो पहले अपनी लाइफ स्टाइल को देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ के कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं उसे देखो, अपने जीवन के कौन कौन सी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है उसे पहचानने की कोशिश करो। जिनको आपने पहचान लिया हमारी वीकनेसेस हैं, अब अंदर से वो जज्बा पैदा करो कि नहीं, मुझे इसको जीतना है। अब इसे जीतने के लिए मैं अपनी लाइफ स्टाइल को बदलूंगा, अर्थात मैं उस कंफर्ट जोन को छोड़ूंगा। जो मुझे अच्छा लगता था अब वो नहीं करूंगा, उससे ऊपर हट करके कुछ करूंगा। अब जो सब्जेक्ट में मैं वीक हूं तो क्या करेंगे? जैसे बॉडी का जो पार्ट हमारा वीक होता है तो क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज उसकी करते हैं ना। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम यूज़ करेंगे उस बॉडी के पार्ट को, उसकी मसल्स उतनी ही मजबूत हो जाती है। और यूज़ नहीं करेंगे तो वो और वीक हो जाएगी। तो जो हमारी कमजोरी है, ठीक है, अब उसी को ओवरकम करने के लिए उसमें हम मेहनत करेंगे, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। डॉक्टर कहता है 50-50 बार करो। आप फ्रोजन शोल्डर हो गया तो 50 बार करो एक्सरसाइज। अब 50 बार करने में दिमाग तो खराब होता है, लेकिन और कोई रास्ता है ही नहीं है तो वो और बीमारी बढ़ जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी डिजीज। फिर बाद में तो हाथ उठने योग्य नहीं रहेगा। तो पहचान करके
जो वीकनेस है उसे ओवरकम करने के लिए अब हमें दूर करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि हम कैपेबल हैं, अपने आप में कर सकते हैं तो ठीक है, नो डाउट, बहुत अच्छा कर लीजिए। और नहीं है, सीक गाइडेंस फ्रॉम द अदर्स, सीनियर्स, एक्सपीरियंस होल्डर्स, मेंटर्स, जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे गाइडेंस लो। क्या परेशानी है? पूछना पड़ेगा उनसे, जाना पड़ेगा उनके पास, हेजिटेशन को छोड़ना पड़ेगा। अधिकतर तो बच्चे वो हेजिटेट ही रहते हैं, वो पूछ ही नहीं पाते, उनको शर्म आती है, डर लगता है, ये विचार आता है क्या कहेंगी दुनिया। जब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके बाद की स्टेप आती है छोटे छोटे से टारगेट बनाना। जैसे उन्होंने कहा था, जो टारगेट हम सेट करते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते तो बहुत गुस्सा आता है। तो कई बार व्यक्ति अनरियलिस्टिक टारगेट बना लेता है, बहुत बड़ा टारगेट एकदम से बना लेता है, तो वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देता है, निराशा उसे घेरना शुरू कर देती है, और वो कमज़ोर होने लगता है, और हीनता का भाव उसको आने लगता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाओ ना। एकदम से आप 20% से 90% नहीं पहुंच सकते, 1% ही इंप्रूवमेंट होगा। जितने लोग भी जो अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हैं, तो या तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट बना लेते हैं, दूसरों से कंपेयर करके टारगेट बना लेते होंगे, अपने पोटेंशियल को पहचाने बिना टारगेट बना लेते होंगे, तभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अथवा पोटेंशियल है फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना होगा। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, अब छोटे से अचीव करोगे तो आपका उससे क्या है, उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैंने इतना तो कर लिया। अब एकदम बड़ा बना लिया आपने, पूरे 30 क्वेश्चन का टारगेट बना लिया, पूरा एक चैप्टर का ही टारगेट बना लिया, वो आपके पास टाइम लिमिटेड है, 3 आवर्स ही है, उसमें हो नहीं पाया, फिर थोड़ा सा झटका लगता है, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, और नीचे जाता है वो। तो जितनी अपनी क्षमता है उतना टारगेट बनाओ, उतना पढ़ो, उतना अचीव करो, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब कुछ अचीव करते हो तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के सेलिब्रेट करना सीखो। सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। सेलिब्रेट कैसे करना, फिर आपकी हॉबी की बात आएगी, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, एंजॉय करो, तो फिर आपकी बैटरी और रिचार्ज होगी। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हमें अपनी बैटरी को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो फिर उसी टॉपिक से रिचार्ज नहीं होती है, हमें अपनी हॉबी के अनुसार भी थोड़ा जीना पड़ता है, अथवा जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनका पास हमें जाना पड़ता है। प्रभु की भक्ति उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम होती है, अभिषेक एक माध्यम होता है, गुरु के प्रवचन सुनना उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा आउटिंग में जाना उससे मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो जिससे हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। थोड़ा सा ब्रेक भी लेने की आवश्यकता होती है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वो अपने लाइफ स्टाइल को बनाता है। पर आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है ना? तो टाइम उनके पास नहीं होता है जो अपनी लाइफ को सिंसियर नहीं लेते हैं। टाइम उनके पास नहीं होता है जो अपने इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, जो अपनी वैल्यू समझते नहीं हैं। वे अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हैं, मोबाइल को दे देते हैं, मूवीज़ को दे देते हैं, गेम्स को दे देते हैं, IPL को दे देते हैं, है ना? रात के 2-2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक देखो क्या 12 तक चलती मैच, कितनी चलती? 12:30 तक। IPL कितने बजे तक चलती? तो अब दिन में 2 मैचेस है तो दोनों मैच देखना है आपका, जैसे आपका ही इन्वॉल्वमेंट है, आपकी ही टीम खेल रही है, अथवा आपने सट्टा लगा करके रखा होगा, ऐसा।
तो देखो तो सही, आप सही में क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो कौन कौन सी स्टेप्स हो गई, रिकॉल कर ले, समय हो रहा है छोड़ना है। कौन कौन सी स्टेप्स हो गई? अंदर से वो जज्बा पैदा होना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप का आकलन करना है, एनालिसिस करना है, उन वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, एक प्लानिंग करना है, लर्निंग करना है, मेंटर से जाकर के गाइडेंस लेना है, प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाना है, टारगेट अपनी क्षमता के अनुसार सेट करना है, फिर जो अचीव करे उससे मोटिवेशन बढ़े ऐसा सेलिब्रेशन भी करना है, और बैटरी को रिचार्ज करना है तो अपनी हॉबीज़ के अनुसार कुछ कार्य भी करें। तो आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, गुरु की भक्ति अच्छी लगती है, प्रभु की भक्ति अच्छी लगती है, भजन गाना अच्छा लगता है, वो करें। और प्रभु के दर्शन करना, अभिषेक करना, उनका गंधोदक लेना, उससे हमारी बैटरी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो जाती है। जो आपका एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये प्रभु के पास आने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत बड़ा एक धारणा है, गलत धारणा। हम अभिषेक कर लेंगे, गुरु के प्रवचन सुन लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा मिथ है। प्रभु के पास आने से, दर्शन, अभिषेक, पूजन से टाइम वेस्ट नहीं होता है, वहाँ बैटरी फुल्ली रिचार्ज हो जाती है। तो आप जैसे ब्रेक लेते हो, ब्रेक में आप इधर उधर के काम करते हो, क्या गेम्स खेलने बैठ जाते हो, रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाते हो, मोबाइल देखने बैठ जाते हो, वीडियोस देखने बैठ जाते हो, वेब सीरीज देखने बैठ जाते हो, उसका 10% टाइम भी इसमें लगाओ जो फ्रूटफुल होगा, तो आपकी बैटरी बहुत रिचार्ज हो जाएगी। और थोड़ा सा एक प्रयास डेली करना, एक अभ्यास डेली करना, मॉर्निंग में उठ करके गहरी सांस लेकर के सिर्फ 9 बार ओम की चैंटिंग कर लेना। बहुत बढ़िया मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे, ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत अच्छे उस ओम की वाइब्रेशन से, उस ओम की एनर्जी से, और सोने के पहले उस ओम का उच्चारण करके सोना। जब वर्कशॉप होता है इस बारे में हमने बताया था आप लोगों को, फिर देखना आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। निश्चित रूप से मान करके चलना, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन होगा तब जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। जैसे एक्सरसाइज डेली करोगे तो हाथ मजबूत होगा, नहीं तो ये और वीक हो जाएगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बार पढ़ने से, एक बार वो कार्य करने से कुछ नहीं होता। एक बार हाथ उठा लिया तो एक्सरसाइज थोड़ी हो जाती। अब इसमें पैरालिटिक अटैक आ गया है तो वीक हो जाती है। यहाँ की मसल जो है, पैरालिटिक अटैक आ गया मतलब एक वो पैरालिसिस होता है परमानेंट, व्यक्ति का बॉडी पार्ट ही सेंसेशन लेस हो जाता है, और एक होता है पार्शियल जो अटैक होता है, उसमें मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ एकदम कमज़ोर हो जाती है। तो उस स्टेज में फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करो। जितनी जल्दी जल्दी रेगुलर एक्सरसाइज करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी मसल की स्ट्रेंथ जो है बढ़ने लगती है। ऐसे ही हमारी मानसिकता की बात है, तो जो हमारा वीक पॉइंट है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। यदि हम उसको न्यूरो साइंस के हिसाब से समझना चाहें तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है हमारा न्यूरल पाथवे उतना ही मजबूत होता चला जाता है। जैसे जिस पगडंडी पर रेगुलर नहीं होती वो रोड बन जाती पक्की, लेकिन उस पगडंडी से लोगों का आना जाना बंद हो जाता है तो उसमें घास आ जाती है, झाड़ियाँ आ जाती है, रोड बंद हो जाती है। वो पगडंडी थी पहले, वो मजबूत रोड में कब कन्वर्ट होती है? जितना उसमें ट्रैफिक चलता है, लोग आएंगे जाएंगे, पक्की रोड बनेगी, और ट्रैफिक बंद हो जाएगा तो पुनः झाड़ी आ जाएंगी, वो रोड भी समाप्त, पगडंडी समाप्त हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवे के साथ होता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा न्यूरल पाथवे यानी ब्रेन में, मस्तिष्क में भी एक रास्ता बन जाता है, उस प्रैक्टिस से वो मजबूत पाथवे बन जाता है। और 1-2 बार करके छोड़ दोगे, जब तक पढ़ते हो तब तक अच्छा है, उसके बाद वो गायब हो जाएगा क्योंकि उसमें झाड़ी झंकार उग गई। समझ रहे हो कि नहीं? कल किसी ने कुछ दिन पूर्व हमसे प्रश्न किया था कि अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में हम कैसे बदले, तो रास्ता तो सिर्फ यही है। तो जब एक रसोइया अपने आप को 50 की उम्र में बदल सकता है तो आप तो 20 साल के हो, बदल सकते हो। बस शर्त इतनी है, चोट भीतर से लगनी चाहिए।
जज्बा भीतर से पैदा होना चाहिए, जुनून भीतर से पैदा होना चाहिए। फिर वो डेडिकेशन आपको अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से लेकर के चला जाएगा। करोगे नहीं करोगे कि सुन करके छोड़ दोगे? चलो समय हो गया इतने, क्या कोई डाउट तो नहीं है?